स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। अयोध्या कांड में अब लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, इन टॉप लीडर्स के साथ साथ कुल 12 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलेगा। आज अदालत में इस बारे में क्या कुछ हुआ ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन 25 साल पहले जिस अयोध्या कांड के लपेटे में आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार जैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, वो आखिर है क्या? 6 दिसंबर 1992 की उस तारीख को अयोध्या में क्या हुआ कि इन नेताओं पर अब आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा? आइए आपको दिखाते हैं 6 दिसंबर को घटी 6 घंटे की वो कहानी। छह दिसंबर 1992। पच्चीस साल पहले इस तारीख को अयोध्या खचाखच भरी थी। पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ देख रही थी। लाखों कार सेवक अयोध्या में जमे थे। देश के कोने कोने से रामशिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी थी। विश्व हिंदू परिषद की देखरेख में 6 दिसंबर को कार सेवा का कार्यक्रम था। सुबह से घूम घूम कर लाल कृष्ण आडवाणी इंतजामों का जायजा ले रहे थे। एक तरफ सूरज चढ़ रहा था, दूसरी तरफ त्रिशूलधारियों का जोश। एक तरफ रामशिला पूजन कार्यक्रम के लिए भजन कीर्तन हो रहा था, तो दूसरी तरफ हजारों भगवाधारियों के नारे आसमान में गूंज रहे थे। पूरी अयोध्या घरों की छत से, बालकनी से टकटकी लगाकर इतवार की उस सुबह का मंजर देख रही थी। लाखों कार सेवकों की भीड़ साफ साफ दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक हिस्सा कार सेवा करने वालों का था और दूसरा कार सेवकों की भीड़ में वैसे लोग शामिल थे जो अपने कारनामों से इतिहास का ऐसा अध्याय लिखने जा रहे थे जिसे देश का एक बड़ा तबका काला अध्याय कहता है। 6 दिसंबर 1992 के दिन कार सेवकों की भीड़ में आखिरकार वो कौन लोग थे जिनके दिमाग में कुछ और चल रहा था? क्या इन्हीं लोगों ने इस ढांचे को ध्वस्त किया? क्या इसी मंशा के साथ ये अज्ञात लोग कार सेवकों की भीड़ का हिस्सा बने? इस सवाल का जवाब कुछ घंटों में अयोध्या की जमीन से पूरी दुनिया को मिलने वाला था। जिस राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी का सियासी भाग्य बदला था, उसके सबसे बड़े चेहरे थे लाल कृष्ण आडवाणी। कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और फायर ब्रांड उमा भारती। 6 दिसंबर की सुबह 10 बजे के करीब लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे नेता अयोध्या की राम कथा कुंज पर थे, जहां से विवादित ढांचे की दूरी 2 किलोमीटर थी। यहीं पर सांकेतिक कार सेवा का कार्यक्रम था। मकसद था सिर्फ कार सेवा से नाखुश कार सेवकों का गुस्सा शांत किया जाए। देश में रहने वाला हर भारतवासी श्री राम की संतान है। मुरली मनोहर जोशी भी राम की संतान है, तो सैयद शाहबुद्दीन भी राम की संतान है। राम का बंटवारा। लेकिन राममय भाषण न तो 2 किलोमीटर दूर विवादित ढांचे के पास मौजूद कार सेवक सुन पा रहे थे और न उनको कोई मतलब था। उस भीड़ में राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड के सदस्य महाराज वेदांती जैसे लोग भी थे जो दावा कर चुके हैं कि उन्होंने 6 दिसंबर 1992 के दिन कार सेवकों को बाबरी ढांचा गिराने के लिए उकसाया। मेरा तो कहना है कि मैंने राम लला का भव्य मंदिर बनाने के लिए ही उस खंडहर को तोड़वाया है और खंडहर टूटने से मुझको बड़ी प्रसन्नता है और मैं चाहता हूं कि भव्य रामलला का मंदिर बने। लेकिन मैं सार्वजनिक सबके सामने, मैंने जोशी जी के सामने और आडवाणी जी के सामने, हमने सभी वकीलों के सामने, सबके बीच में खड़े होकर, चौकी के ऊपर खड़े होकर कहा कि मैंने उस ढांचा को तोड़ा है जहां पर रामलला विराजमान थे। वो खंडहर था, मंदिर का खंडहर था। मैंने मस्जिद नहीं देखा हुआ, मस्जिद थी ही नहीं, तो मस्जिद तोड़ने का सवाल ही नहीं है। मस्जिद का कोई लक्षण नहीं था उसमें।
मंदिर का लक्षण था। मंदिर मैंने तोड़वाया है, वो खंडहर था रामलला का, जिसे भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। वैसे वेदांती के दावों की सच्चाई अदालत जांचेगी, लेकिन सच तो यह है कि सुबह से ही पीएसी और पट्टा लगाए आरएसएस के कार्यकर्ता विवादित ढांचे के पास सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि अयोध्या में इंतजामों का पूरा ताना बाना बिगड़ गया। सुबह के 11 बज चुके थे। हजारों की भीड़ का एक जत्था इसी रास्ते से होते हुए बाबरी ढांचे की तरफ आगे बढ़ रहा था। आखिरकार कार सेवकों के इस जत्थे का मकसद क्या था? आखिरकार क्यों वो बाबरी ढांचे की तरफ बढ़ रहे थे? इसका किसी को भी कुछ पता नहीं था। 5 दिसंबर से ही अयोध्या बारूद के ढेर पर थी। तत्कालीन कल्याण सिंह की बीजेपी सरकार को हालात पर काबू पाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार भी खुफिया रिपोर्ट के बावजूद शिथिल थी। अयोध्या अपनी हाल पर था और लाखों कारसेवकों की भीड़ में एक जमात ऐसी थी जिनका इरादा कुछ और था। अयोध्या में नारे लग रहे थे, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। बीएचपी नेता अशोक सिंघल समेत तमाम बीजेपी नेता कारसेवकपुरम में ही मौजूद थे। हालात बाहर निकलने लायक नहीं थे। उसी रात अटल बिहारी वाजपेयी ने एक भाषण दिया। उस भाषण से यह संकेत मिल चुका था कि 6 दिसंबर को अयोध्या में क्या होने वाला है। नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा, रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, उस पर आचरण किया जाएगा। वाजपेयी के इस भाषण के बाद कारसेवकों का कारवां अयोध्या का इतिहास बदलने को बेताब हो गया। दिसंबर 1992 सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे के बाद अगले 5 घंटा 49 मिनट तक अयोध्या में बहुत हैरान कर देने वाली घटना होने वाली थी। एक कार सेवक के दुस्साहस से हजारों साल पुरानी गंगा जमुना तहजीब का ताना बाना बदलने वाला था। सुरक्षा बलों की एक चूक से हिंदुस्तान के माथे पर एक कलंक कथा लिखी जानी थी। सुबह 11 बजे एक कार सेवक पीएसी का घेरा तोड़ने में कामयाब हो गया। इसके बाद क्या था? हजारों की भीड़ बाबरी ढांचे की तरफ दौड़ पड़ी। धार्मिक स्थल रामलला का मैंने गिराया, खंडहर को गिराया, इसलिए कि मंदिर था। मंदिर कभी भी टूट करके रामलला को क्षति पहुंचा सकता था, इसलिए उस खंडहर को तोड़ करके भव्य रामलला का मंदिर बने। इसके लिए मैंने कार सेवकों का आह्वान किया था और कार सेवकों से निवेदन किया था कि आप जब तक ढांचा नहीं तोड़ेंगे तब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा। और कार सेवकों ने ढांचा को तोड़ा। अब मंदिर निर्माण का समय आ गया है। 2018 से मंदिर निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। सुरक्षा घेरा तहस नहस हो गया। पुलिस पीछे हट गई। न कोई लाठियां बरसी, न उन्मादी कार सेवकों पर गोलियां चली। पूरे विवादित ढांचे पर कार सेवकों का राज कायम हो गया। छेनी, रस्सा, हथौड़े, लोहे की रॉड और हंसिया लेकर कार सेवक विवादित ढांचे पर चढ़ गए। विवादित ढांचे के एक गुंबद पर केसरिया झंडा फहरा दिया गया। 1 घंटे में हालात बेकाबू हो गए। आलम 6 दिसंबर का अयोध्या में यह था कि कोई भी सरकार नाम की चीज यहां पर बिल्कुल भी नहीं थी। पत्रकारों को पीटा जा रहा था। कैमरामैन के कैमरा को तोड़ दिया गया। विदेशी पत्रकारों को भी कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। वजह यह थी कि जो भी उस समय अयोध्या में हो रहा है, कार सेवक कर रहे हैं। देश के किसी भी कोने में या विश्व में उसकी भनक तक किसी को भी ना लगे। हालात न तो अयोध्या के महंतों से संभले, न बीजेपी और वीएचपी नेताओं से। बीजेपी नेताओं ने लाउडस्पीकर से कार सेवकों से शांति बनाए रखने की अपील की। परेशान लाल कृष्ण आडवाणी के कहने पर उमा भारती ने भी लोगों से अपील की। राम भक्तों से मेरी अपील है कि कार सेवा का समय हो गया। आप अपने नेतृत्व का पालन करें और वापस आएं। उमा भारती की अपील कार सेवकों के लिए बेमानी थी।
इसीलिए उमा भारती कहती हैं कि अयोध्या में उस दिन सब कुछ खुल्लम खुल्ला हुआ। कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। वाकई 6 दिसंबर को अयोध्या में सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। कार सेवकों पर किसी का जोर नहीं था। अडवाणी जी तो हम रहे हमारे साथ सामने ही। अडवाणी जी तो उन लोगों का मुंह करिया हो गया कि काहे गिर गया। उन लोग तो उसमें चाहते ही नहीं थे कि गिरे। आक्रोश था कार सेवकों का, तो उन्होंने वहाँ, क्योंकि वहाँ भगवान श्री राम का जन्म, तो ऐसी स्थिति में इन्हीं लोगों ने तो नारा दिया था। भाजपा के लोग रथ यात्रा निकाले और तमाम लोगों को बुलाए कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, तो इन्हीं के नारे पर लोग इकट्ठा हुए। और कार सेवकों का काफ़ी इतना भीड़ थी कि वो उनके बस में नहीं थे। ये कितना भी चिल्ला रहे थे कि ऐसा कुछ काम ना होने पावे, लेकिन वो इस तरह का माहौल बन गया था कि उसको रोक पाने में वो असफल थे। दोपहर 2 बजते बजते विवादित ढांचे का पहला गुंबद ध्वस्त हो गया। कहते हैं कि इसके मलबे में करीब 25 कार सेवक दफन हो गए, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नारे गूंजने लगे, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। दोपहर 3:30 बजते बजते दूसरा गुंबद भी गिरा दिया गया। अब सिर्फ सबसे ऊंची गुंबद बची थी, जिसे शाम 4:45 बजे तक कार सेवकों ने जमींदोज कर दिया। तो ये थी कहानी 6 दिसंबर 1992 की। अब बात करते हैं अयोध्या केस में आज क्या हुआ। लखनऊ में सीबीआई कोर्ट की सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 12 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने के आरोप तय कर दिए। सभी आरोपियों के खिलाफ कल से सुनवाई शुरू हो जाएगी। इससे पहले अदालत ने बाबरी मस्जिद केस में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 12 लोगों को जमानत दे दी थी, लेकिन अदालत ने आरोप खारिज करने की बात की मांग नहीं मानी। लखनऊ की सीबीआई अदालत पर सबकी नजरें थी। अयोध्या के बाबरी विध्वंस कांड पर बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा और विष्णु हरि डालमिया के खिलाफ आपराधिक मुकदमे का आरोप तय होना था। अदालत में सभी आरोपी मौजूद थे। करीब 12:30 बजे अदालत की सुनवाई हुई और आधे घंटे के भीतर सीबीआई कोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार जैसे नेताओं समेत सभी 6 लोगों को जमानत दे दी। दरअसल लखनऊ की सीबीआई अदालत की 4थी मंजिल पर सुनवाई होनी थी। 4थी मंजिल तक जाने के लिए अदालत में लिफ्ट नहीं थी। इसी वजह से सीबीआई कोर्ट की विशेष जज ने आरोपियों की उम्र को देखते हुए पहली मंजिल पर कोर्ट रूम बनाया। अदालत की कार्रवाई शुरू होते ही जज ने सभी आरोपियों का नाम लेकर यह सुनिश्चित किया कि जमानत मांगने वाले आरोपी कोर्ट में पेश हैं। जज ने लालकृष्ण आडवाणी का नाम लिया और फिर लालकृष्ण आडवाणी अपनी जगह पर खड़े हुए और उन्होंने जवाब दिया कि वो मौजूद हैं। इसी तरह जज ने मुरली मनोहर जोशी का नाम पुकारा। फिर उमा भारती की बारी आई और सभी नेताओं ने जज का जवाब दिया कि वो मौजूद हैं। इस अपीयरेंस के बाद कोर्ट ने तत्काल सभी आरोपियों को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। अब अदालत के सामने असल मसला था, क्या लालकृष्ण आडवाणी समेत बाकी लोगों पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। इस पर आरोपी पक्ष ने अदालत से कहा कि वो अयोध्या कांड की साजिश में शामिल नहीं थे। कोर्ट ने इस मामले में बचाव पक्ष के वकीलों की पूरी दलील सुनी और सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120 के तहत आपराधिक साजिश का केस चलाने का फैसला सुनाया। आज 6 लोगों को अपीयर होना था, जिसमें माननीय आडवाणी जी, जोशी जी समेत लोग थे। वो सारे लोग आए। माननीय न्यायालय कि इनके खिलाफ 120 की कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि लोअर कोर्ट इसमें चार्ज फ्रेम करे, तो लिहाजा उसमें उन्होंने उस एप्लीकेशन को खारिज करके इन सब के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया है। सभी आरोपियों को जमानत मिलने के बाद अदालत में बचाव पक्ष की तरफ से करीब 3 घंटे तक आपराधिक साजिश की धारा हटाने पर बहस हुई।
डिफेंस लॉयर ने कोर्ट के सामने दलील पेश की कि मंच पर मौजूद नेता लोगों को भड़का नहीं रहे थे और न ही उन्होंने कोई साजिश रची। मंच पर मौजूद नेता तो 6 दिसंबर 1992 के दिन कार सेवकों को बाबरी ढांचे को नुकसान पहुंचाने से रोक रहे थे, लेकिन अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील को नहीं माना और आडवाणी समेत बाकी आरोपियों पर 120(b) के तहत केस चलाने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ 120(b) के तहत आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने के पूरे साक्ष्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आरोपियों के खिलाफ 120(b) की धारा में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने निर्देश दिया था कि 1992 के बाबरी विध्वंस केस में आडवाणी, जोशी, उमा भारती और अन्य पर साजिश के आरोपों को लेकर मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला जुड़ेगा। इस मामले की सुनवाई रोजाना की जाएगी। सुनवाई की पूरी प्रक्रिया 2 साल के अंदर पूरी होगी। इस दौरान किसी जज का ट्रांसफर नहीं होगा। ये मुकदमे लखनऊ और रायबरेली की कोर्ट में एक साथ चलेंगे। हालांकि लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में आरोपियों ने आपराधिक साजिश से इनकार कर दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने इसे खोला आंदोलन, तो विनय कटियार ने भी कहा कि वो आंदोलन में शामिल थे। मैंने आंदोलन में भागीदारी की है। मैं 6 दिसंबर को अयोध्या में मौजूद थी और ये भागीदारी खुली हुई थी और इसमें तो भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता, लाखों अधिकारी और हजारों नेता शामिल हुए हैं, सारे ही नेता। तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात कहीं मुझे मिली नहीं ना आज तक की कोई साजिश थी। जीर्ण से ढांचा जो एक धक्का मारने से गिर गया लोगों को, जिन लोगों ने मार दिया, तो उन लोगों पर केस चला, ये सबसे आश्चर्यजनक बात है। उन लोगों पर साजिश का आरोप लगाया जा रहा जिनसे कोई मतलब नहीं था। कोई अगर वहां पर पहुंच गया, मंच पर पहुंच गया, तो आप उसको भी साजिश तहत मान रहे हो। किसी का भाषण नहीं हुआ, बाकी नहीं हुआ, तो इसके बावजूद भी आप केस चला रहे हो। तो अब अदालत का आदेश है भाई, सर्वोपरि है अदालत, तो उसको उसकी मान मर्यादा, उसका सम्मान रखा जाता है तो रखेंगे। जो भी होगा अदालत में होगा। 20 मई को हमारी जमानत हुई थी, इसके बाद फिर सम्मन जारी हुआ, आज फिर बुलाया गया है और मैंने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि मैंने 6 दिसंबर 1992 को श्री राम जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बना हुआ था, जो खंडहर था जहां रामलला विराजमान थे, उस खंडहर मंदिर को तोड़वाया। अडवाणी जी निर्दोष हैं, जोशी जी निर्दोष हैं। अडवाणी जी और जोशी जी ने साफ शब्दों में कहा था, कार सेवकों आप ढांचा से नीचे उतर आइए, आपको आपकी कार सेवा पूरी हो गई। चलिए, अब ये उम्मीद तो करें कि 25 साल से लटकता रहा ये मामला अब 2 साल में जरूर किसी अंजाम तक पहुंचेगा। आगे बढ़ेंगे। अब जरा कल्पना कीजिए किसी इम्तिहान में 12 लाख छात्र बैठे और उनमें से 8 लाख फेल हो जाएं। ये सुनकर कोई भी चौंकेगा। खुद बिहार में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि इस बार बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास के नतीजों में तो मानिए फेल होने की सुनामी आ गई। 65% से ज्यादा छात्र फेल हो गए हैं। ये उसी बिहार बोर्ड के इम्तिहान के नतीजे हैं जहां पिछले साल तक नकल की हैरान करने वाली तस्वीरें देखने को मिला करती थी। तो आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि छात्रों को पास होने के लाले पड़ गए और 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स फेल हो गए? आखिर क्या है इतनी भारी तादाद में फेल होने की इनसाइड स्टोरी? इस बार न ऐसी नकल हो पाई, न इम्तिहान में पर्चियां चल पाई, न परीक्षा केंद्रों के बाहर नकल कराने वालों का ऐसा मेला लगा रहा। और आज जब रिजल्ट आया तो पूरे बिहार में खलबली मच गई। बिहार बोर्ड के आज घोषित हुए 12वीं कक्षा के नतीजों में 8,03,000 छात्र छात्राएं फेल हो गए। करीब 65% स्टूडेंट्स फेल हो गए। इम्तिहान पास करने वालों का प्रतिशत रहा महज 35%। बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में इस बार ऐसी सुनामी आई कि हर तरफ हाहाकार मच गया। जितने स्टूडेंट्स पास हुए उनके लगभग 2 गुनी संख्या में स्टूडेंट्स फेल हो गए। जरा सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट देखेंगे तो कोई भी हैरान रह जाएगा। साइंस में 70% छात्र फेल हो गए। आर्ट्स में 63% छात्र फेल हुए।
तो कॉमर्स में फेल हुए 26% छात्र। ये सब उसी बिहार में हुआ जहां पिछले साल तक ऐसी हाहाकारी तस्वीरें सामने आती रही हैं। बिहार में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ऐसी चौंकाने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। परीक्षा केंद्रों के बाहर उत्सव सरीखा माहौल था। नकल कराने वाले बिना किसी रोक टोक के छात्र छात्राओं को आसानी से नकल की पर्चियां पहुंचाते थे। एग्जाम रूम में बैठे परीक्षार्थी भी बिना किसी डर के खुलेआम नकल करते दिखते थे। और अब एक खबर बड़े हादसे की। दिल्ली में फॉरेन सर्विसेज इंस्टीट्यूट क्लब में सोमवार की आधी रात एक ऐसी घटना हुई जिस पर किसी को यकीन नहीं हो पा रहा है। ट्रेनी आईएएस, आईएफएस और आईआरएस अफसरों का एक ग्रुप पूल साइड पार्टी कर रहा था, तभी एक हादसा हुआ और इस हादसे में एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर आशीष दहिया की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एम्स के 3 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया, लेकिन घर वालों का कहना है कि आशीष एक शानदार स्विमर थे, तैराक थे। इस तरह स्विमिंग पूल में डूबकर उनकी जान नहीं जा सकती। मांग की जा रही है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। यंग और ब्राइट ऑफिसर का डेथ हुआ है। एक देश के लिए इतनी बड़ी क्षति है ये हमारे बात गले नहीं उतर रही कि 10 फीट में आशीष की डेथ हो सकती है। भाखड़ा डैम में 5 किलोमीटर की स्विमिंग का टूर्नामेंट था, वहां भी इन्होंने अपना फर्स्ट आए थे। सोमवार देर रात फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट के इस क्लब में पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में कई ट्रेनी आईएएस, आईएफएस और रेवेन्यू सर्विस के अफसर मौजूद थे। दोस्तों के साथ खाना पीना, नाचना गाना, मौज मस्ती सब चल रहा था। अचानक एक हादसा हुआ और इस हादसे ने मस्ती के उस माहौल को मातम के मंजर में बदल दिया। दिल्ली के बेरसराय में फॉरेन इंस्टीट्यूट क्लब के अंदर एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर की स्विमिंग पूल के अंदर डूबने से मौत हो गई। घटना सोमवार देर रात तकरीबन 12 बजे की है। दरअसल विदेश मंत्रालय के इसी फॉरेन इंस्टीट्यूट क्लब के अंदर जो स्विमिंग पूल है, वहां पर एक पूल साइड पार्टी चल रही थी, जिसके अंदर 30 साल के ट्रेनी आईएएस ऑफिसर आशीष दहिया भी मौजूद थे अपने साथियों के साथ। उनके बाकी साथी इंडियन फॉरेन एंड रेवेन्यू सर्विसेज से थे। दिल्ली के बेरसराय में फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट के क्लब में ट्रेनी अफसरों की पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले ट्रेनी आईएएस अफसर आशीष दहिया भी मौजूद थे। आशीष के साथ इस पार्टी में 20 से 25 अफसर थे। चश्मदीदों की माने तो स्विमिंग पूल के पास हो रही इस पार्टी में वो सब हो रहा था जो आम पार्टियों में होता है। मौज मस्ती के बीच खाने के साथ साथ पीना भी। पार्टी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, तभी अचानक एक हादसा हो गया। इस पार्टी में शामिल एक महिला अफसर फिसल गई और स्विमिंग पूल में जा गिरी। महिला अफसर को बचाने के लिए 3 से 4 साथी अफसर पूल में कूद गए। जैसे तैसे महिला अफसर को तो निकाला गया, लेकिन इस बीच आशीष जाने कहां लापता हो गए। इधर उनके साथी उन्हें ढूंढ ही रहे थे कि स्विमिंग पूल के बीच उनका शरीर तैरता हुआ दिखा। वहां मौजूद एक ट्रेनी लेडी ऑफिसर का पैर स्लिप कर गया और वो सीधा स्विमिंग पूल के अंदर जा गिरी। उसे बचाने के लिए वहां मौजूद तकरीबन 3 से 4 ऑफिसर्स ने स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगा दी, जिसमें आशीष दहिया भी थे। हालांकि लेडी ऑफिसर को बचा लिया गया, लेकिन कुछ देर बाद आशीष दहिया वहां से गुमशुदा पाए गए। आशीष दहिया की तलाश शुरू की गई, लेकिन कुछ देर बाद आशीष दहिया की लाश उसी स्विमिंग पूल के ऊपर तैरती मिली। मौके पर मौजूद लोगों ने आशीष दहिया को लाइफ सेविंग थेरेपी देने की भी कोशिश दी, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उनको सीधा यहां से नजदीक ही फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हादसे के फौरन बाद पुलिस को खबर दी गई। आनन फानन में आशीष को पास के ही फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक आशीष दहिया जिंदगी की जंग हार चुके थे। मौके पर पहुंची पुलिस और वहां मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए गए। वहां आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। एम्स के 3 डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम कराया गया है। फिलहाल
पुलिस ने ये माना है कि आशीष दहिया की मौत डूबने से हुई है। अभी सिर्फ इतना है, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। एक यंग और ब्राइट ऑफिसर का डेथ हुआ है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चोट के निशान सर बॉडी पे कोई इंजरी नहीं। डॉक्टर साहब ने जो बताया यहाँ पे, जो इन्होंने उसमें तो यही बताया कि डेथ इज ड्यू टू ड्राउनिंग। उनके पेरेंट्स के सामने ही बताया है। हालांकि ट्रेनी आईएएस आशीष दहिया के परिवार वालों के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि उनकी मौत डूबने से हो गई। बहुत मुश्किल है। सबका कहना है कि आशीष बहुत अच्छे तैराक थे, लंबी तैराकी की प्रतियोगिता भी जीत चुके थे। ऐसे में इस तरह डूबकर मरना ऐसा लगता है जैसे साजिश की गई हो। केवल 10 फीट का ही है वो स्विमिंग पूल, तो 10 फीट में डूबने से ऐसा नहीं हो सकता। हमें ये हमारे बात गले नहीं उतर रही कि 10 फीट में आशीष की डेथ हो सकती है। इसलिए हमने कहा कि इसका हर एंगल से जांच की जाए। बहुत अच्छे तैराक थे। इन्होंने तो भाखड़ा डैम में 5 किलोमीटर की स्विमिंग का टूर्नामेंट था, वहां भी इन्होंने अपना फर्स्ट आए थे। केरल में कांग्रेस नेता की ओर से गाय काटने और बीफ पार्टी का पूरे देश में बीजेपी विरोध कर रही है। दूसरे हिंदू संगठन भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का पुतला दहन किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस बैकफुट पर खड़ी है और अब डैमेज कंट्रोल करना चाहती है। गाय के मुद्दे पर कांग्रेस देश में चौतरफा घिर चुकी है। पूरे देश में, खासकर उत्तर भारत में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर राजस्थान कांग्रेस की ओर से यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो गाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो भी उसके रक्षक हैं और उसकी पूजा में विश्वास करते हैं। गाय को लेकर पूरे देश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने जहां एक ओर इस मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, तो वहीं कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। राजस्थान कांग्रेस के नेता डैमेज कंट्रोल की कवायद में जुट गए हैं। जयपुर में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कई कांग्रेस नेता बैकुंठ नाथ जी गौशाला पहुंच गए। उन्होंने गायों को माला पहनाकर पूजा की और उन्हें चारा खिलाया। इस मौके पर कांग्रेस के कई दूसरे कार्यकर्ता भी मौजूद थे। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आज की बात, लेकिन उससे पहले ओ माय गॉड में देखते हैं एक छापे से कैसे मुश्किल में पड़े लालू यादव।